हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी क्रैश कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन एसएसटी को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर यह क्वेश्चन सभी आदमी अगर याद कर लेते हैं या इसी क्वेश्चन पर फोकस दीजिएगा तो एग्ज़ाम में लगभग आपको 90% दावा के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन जो है आपको एसएसटी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, सबके क्वेश्चन हम अपने तरफ से गेसिंग किए हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए करना। तो ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने आप जहाँ भी पढ़ते हैं उसी के अनुसार उसी क्वेश्चन को इसका आंसर देख करके याद कर लेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि ये क्वेश्चन का सारा के सारे जवाब आप सारे क्वेश्चन बता देते हैं और इसका जवाब भी बता देंगे। अगर यह आप 1 घंटा 1.5 घंटा तक अगर आसानी से सुन सकते हैं तो अगर आपको अच्छा नंबर लाना है यानी एसएसटी में आपको 80 में 80 लाना है तो आप लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक बने रहे और ये सारे क्वेश्चन को देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और यह क्वेश्चन याद करने के बाद आपके पूरे के पूरे एसएसटी याद हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम हिस्ट्री से ले रहे हैं, सलामपति की शुरुआत कैसे हुई? प्रथम क्वेश्चन है, या इसको हम गंदी बस्ती भी कहते हैं, सलामपति या गंदी बस्ती। तो सलामपति या गंदी बस्ती क्या है? तो औद्योगिक औद्योगिकरण जैसे जैसे हुआ तो उसमें बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए गए जिसमें गांव से दूर दूर से मजदूर सब काम करने आए, जिसके कारण शहर में आबादी बढ़ गई और मजदूरों के लिए टेंट लगाए गए जहाँ पर रहने के लिए न कोई साधन था, न रहने का, न कुछ साफ सुथरा, यानी पूरा गंदी बस्ती बना कर रखे हुए थे। तो इसी बस्ती को हम गंदी बस्ती कहते हैं, यानी वहाँ पर मजदूर की कोई सुविधा नहीं थी और मजबूरन मजदूर पेट के चक्कर में चले आए गांव से शहर। ये आपका पहला क्वेश्चन है, सलाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो औद्योगिकरण यानी देश में बड़े बड़े फैक्ट्री लगना शुरू हुआ, यानी ब्रिटेन से। तो वहीं की सरकार ने या फैक्ट्री वाले ने क्या किया, मजदूरों को रहने के लिए जगह की सुविधा नहीं थी, इसलिए टेंट लगाया गया और उसी में सारे मजदूर को रखते थे और जहाँ पर किसी भी चीज़ की सुविधा भी नहीं थी, ना स्वास्थ्य के, ना व्यापार करने की कुछ भी की सुविधा नहीं था, रहने की भी जगह अच्छा नहीं था। चलिए दूसरा क्या है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड है। कहता है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? यानी आर्थिक संकट किसको कहते हैं? जब देश में व्यापार, कृषि, उद्योग का स्तर अगर गिर जाए, बैंक करप्ट हो जाए तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे व्यापार यानी बेरोजगारी होना, देश में बेरोजगार ज़्यादातर लोग जब शुरू हो जाए बेरोजगारी का, बैंक दिवालियापन होने लगे, उद्योगपति सब दिवालियापन होने लगे और बैंक की मुद्रा की कीमत गिरती चली जाए, ऐसी स्थिति को हम आर्थिक संकट कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह सब क्या समझते हैं? चंपारण बिहार की एक जिला है जहाँ पर अंग्रेजों ने 3 कट्ठिया व्यवस्था लगाई थी, यानी हर एक 3 कट्ठा भूमि पे 1 कट्ठा नील की खेती करना, जिससे किसान में बहुत नाखुशी थी और किसान को बहुत क्षति हो रहा था। 1916 में जब गांधी जी उत्तर प्रदेश में
एक अधिवेशन में थे, तो चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने अपने बिहार की चंपारण के किसानों की स्थिति उससे अवगत कराई और कहा कि आप बिहार आए और यहाँ के किसानों की समस्या को सुलझाएं। और 1917 में गांधी जी यहाँ आए और किसानों की समस्या की हल हुई। इसी को हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, जिसमें किसानों को नील की खेती करने से मुक्ति मिली। नंबर 4, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों बताइए। वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धि निम्नलिखित है। पहला, नेपोलियन का पतन हुआ और दूसरा, फ्रांस और स्पेन में बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। कहता रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। रूसी क्रांति के निम्नलिखित 2 कारण हैं। नंबर 1, जार की निरंकुशता। रूस के जो सम्राट थे यानी राजा थे, वह बहुत ही निरंकुश राजा थे। वो अपने आप में राजा में दैविक शक्ति मानते थे और जनता पर अत्याचार करते थे। दूसरा, किसानों की दयनीय स्थिति। वहाँ के किसान के ऊपर इतनी कर्ज बढ़ गई थी कि किसान अपनी हालत ठीक नहीं कर पा रहे थे और ऊपर से कर का मार और ज़्यादा बढ़ रहा था। और तीसरा कारण बताने जा रहे हैं कि 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें रूस की पराजय हो गई। यह भी एक कारण बने थे। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या? खूनी रविवार यानी रूस में 1904 और 5 में रूस और जापान के बीच जब युद्ध हुई, जिसमें रूस की पराजय हुई, अतः इसके खिलाफ में रूसी जनता ने सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर उसके विरोध में मार्च निकालते हुए चल दिए। सेंट पीटर्सबर्ग ने बिना सोचे समझे निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए, खून की नदी बह गए। अतः इस आंदोलन को हम खूनी रविवार कहते हैं और यह घटना रविवार को हुई थी। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? रेशम मार्ग क्या है? तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न और एशिया के ज़्यादातर व्यापारी के ठिकानों पर यानी व्यापारी के स्थिति से आवागमन के लिए यह रास्ता जिससे व्यापारी उपलब्धि होती थी, इसी मार्ग को हम रेशम मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? मेजनी एक गणतंत्र समर्थक साहित्य के रचनाकार और एक युग सेनापति था। उसने कार्बोनेरी नामक संस्था की स्थापना की और इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का शासक लुई फिलिप बना, जो उदारवादी था, लेकिन अपने साथ हमेशा पूंजीवादी को रखना पसंद किया, गरीबों को नहीं, जिससे वहाँ के जनता में एक भय उत्पन्न हुआ और यह एक अगले क्रांति की मार्ग अग्रसर किए। और यही मुख्य कारण था कि फ्रांस में 1848 की क्रांति देखी गई। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, जो बड़ी घोर प्रतिक्रियावादी थे। और जब भी इटली और जर्मनी एक दूसरे के बीच आपस में एकीकरण करना चाहते तो उस पर प्रभाव डाल करके ऑस्ट्रिया उसको बंद कर देता था। अंततः जब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का 1848 में पतन हुआ तो इटली और जर्मनी का एकीकरण सफलतापूर्वक हो गया। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? या इसको हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि यह घटना रूसी क्रांति से ही जुड़ी हुई। और इसमें क्या हुआ कि अक्टूबर क्रांति
सेंट पीटर्सबर्ग की जो महल थी, वहाँ के जो राजा थे, यहाँ जो 1904 और 5 1904-5 की युद्ध जापानी वाला था, और उस जापान वाले युद्ध में रूस की हार हुई थी। और उसी हार को देखते हुए 9 जनवरी 19 क्या क्वेश्चन था? अक्टूबर क्रांति। देखिए, अक्टूबर क्रांति वहाँ पे बोल्शेविक दल के बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। बोल्शेविक दल ने सरकारी जितने भी था, बैंक है, डाकघर है, रेलवे स्टेशन, सभी पर अपना आधिपत्य जमा लिया, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, जिसके कारण वहाँ से केरेंस्की को भागना पड़ गया। और बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन कर रहा था, और इसी आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति कहते, क्योंकि यह घटना पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। अगला, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? हिंद चीन यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम 2 भाग में थे, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, जिसमें दक्षिणी वियतनाम फ्रांस के कब्जे में थे और उत्तरी वियतनाम समाजवादी के कब्जे में थे। और जिसमें उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में जब लड़ाई हुई तो दक्षिणी वियतनाम हारने लगे। अतः उसके समर्थन में, यानी फ्रांस के समर्थन में, अमेरिका ने वहाँ पर अपना पैठ जमाया, क्योंकि उत्तरी वियतनाम को पहले से ही रूस का समर्थन था। और इसी प्रकार से अमेरिका यह हिंद चीन में प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? वैसा बाजार जहाँ विश्व के सभी सामान और सभी के लिए उपलब्ध कराया जाए, जो विश्व स्तरीय हो, उसको हम वैश्विक बाजार कहते हैं। जिससे हमारे भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई। अगला है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता? हस्तलिखित यानी हाथ से लिखे हुए पत्र को ही पांडुलिपि कहते हैं, यानी हस्तलिखित जितने भी हाथ से लिखे उसको पांडुलिपि कहते हैं। और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हाथ से लिखे हुए जो भी पत्र थे, चाहे जो भी चीज़, वो बहुत दुर्लभ था, क्योंकि किसी के पास वह सबके पास पहुंचना संभव नहीं थे। अतः इसकी उपयोगिता बहुत अधिक। छापाखाना से पहले पांडुलिपि की ही चलती थी। अगला है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। तो बिहार के किसान आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह, तो बिहार के चंपारण जिला के किसानों की 3 कठिया व्यवस्था थी, जो पनीर की खेती करना था गोरे द्वारा, यानी अंग्रेज यहाँ पर दबाव डालते थे, तो हमारे बिहार के चंपारण जिला के लोग सब 3 कट्ठा पे 1 कट्ठा नील की खेती करते थे। अतः उससे किसान असंतुष्ट थे। अतः राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में सारी बात से अवगत कराई, और 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए और इस किसान की उसका सम्मान कराया। और ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके घर पर बैठ कर आसानी से याद भी कर सकते हैं। और यह आपको 100% दावा देते हैं कि फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग जो भी हो, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछ जाएगा, और 90% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी दावा है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स के लिए। ये इकोनॉमिक्स, और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम बात बता देंगे। चलिए, इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन, तो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की बात है, यानी जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी हमारे पास इकोनॉमी है,
उसको एक प्लानिंग के अनुसार, उसको प्लानिंग के अनुसार भविष्य को देखते हुए कार्य करे, यही हमारा आर्थिक नियोजन है। दूसरा क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करें। पहले के ज़माने में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वस्तु से वस्तु बदली जाती थी, यानी गेहूं के बदले चाउर, चाउर के बदले आपको क्या है कपड़ा मिलता था, या हाथी के दांत लेते थे, ये है वो, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अदला बदली करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कराते हैं। उपभोक्ता के शोषण से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता में एकता नहीं होती है। जैसे कोई आदमी अगर कोई खरीदे, किसी का सामान खराब निकला तो कहता है उसको खरीदा वो समझे नहीं। हमारे उपभोक्ता में जितने भी कस्टमर लोग हैं उसमें एकता नहीं होती। इससे कम गुणवत्ता वाले सामान, अच्छे प्रोडक्ट नहीं देते हैं और इसका शिकार उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसे कंपनी जिसका संचालन विश्व के कई देशों में हो, वैसे कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, फोर्ड कंपनी है, कोका कोला है, इटीसी। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था यानी अपने जीवन की एक यांत्रिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मौद्रिक प्रणाली क्या है? मुद्रा का आविष्कार हो जाने के बाद, मुद्रा का आविष्कार हो जाने के बाद सारी वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के द्वारा ही होता था। जैसे अभी भी हम कुछ भी खरीदे पैसा देकर के उससे खरीद लेते हैं, यानी मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु का लेना देना मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। अगला क्या, सरकारी सर्विस किसे कहते हैं? सरकार हमें जो भी सर्विस देता है, जो भी सेवा करते हैं, उस सभी को हम सरकारी सेवा करते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यानी बहुत सारे ऐसे हमें सेवा देती है, इसको हम सरकारी सेवा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास किसे कहते हैं? वैसा विकास जो लगातार बना रह सके, यानी अपने ही पीढ़ी ना भावी पीढ़ी के लिए भी, आने वाले पीढ़ी में यह विकास लगातार बने रहे, ऐसे ही विकास को हम सतत विकास कहते हैं। वैश्वीकरण को परिभाषित करें, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है, जिसमें हमारी कुछ टेक्नोलॉजी उस देश के साथ साझा होगी, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे देश के साथ साझा होगी, हमारी वस्तु वहाँ पर जाएगी, उसकी वस्तु यहाँ पर आएगी, यही हमारी वैश्वीकरण कहलाता है। एटीएम क्या है? एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक चालू मशीन, यानी यह मशीन 24 घंटा आपको पैसा निकालने और जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। अगला, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना यानी आधारभूत संरचना पर ही कोई भी देश टिका हुआ रहता है, जिसके अंतर्गत आपको सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, सिंचाई है, कृषि है, यानी ये सारे जो आधार हैं हमारे, इसको डेवलपमेंट करने पर हमारे देश को डेवलपमेंट होती है, हमारे देश डेवलप होते हैं। अतः आधारभूत संरचना यही है, सड़क, बिजली, आपको शिक्षा है, उद्योग है, या हमारे आधारभूत संरचना, इसी को माना जाता है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता का मतलब है सभी को साथ मिलजुल कर काम करना। अगर वही सभी आदमी मिलजुल करके एक संगठन बना करके एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसको अर्थशास्त्र में हम सहकारिता कहते हैं। यानी समूह बनाइए और समूह मिल करके एक उद्देश्य को पूरा कीजिए, इसको हम सहकारिता कहते हैं। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। देखिए आय के साथ गरीबी का संबंध कैसे? गरीब होते हैं और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि उसके पास अशिक्षा होती है। अशिक्षा होने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और आने वाले समय में उसको और गरीबी तंग कर देती है, जिससे आने वाले पीढ़ी और गरीबी का मार झेलते चले जाते हैं। अतः रैगनर्स ने कहा गरीबी को ही जन्म देती है, यानी गरीबी
कि एक आय कम होने से उसकी शिक्षा नहीं अच्छी रहती है, स्वास्थ्य नहीं रहता, ना अच्छा कपड़ा पहन सकते, ना अच्छा घर रहती है। तो ये गरीबी को ही जन्म देती है कि उसके पास ये एजुकेशन नहीं रहता। ये आपका इकोनॉमिक्स का था, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर बैठ के याद कीजिए और लास्ट तक बने रहे। और क्वेश्चन चलिए, अब का अगला है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस देखिए, क्वेश्चन इसका पहला क्या करा, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल से शुरू थे। ये एक वृक्ष से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, जिसमें सरकार द्वारा आंगों के पेड़ काटने की आदेश जारी कर दिया जाता, खेल के सामान बनाने के लिए ठेका मिला था। लेकिन वहाँ के निवासी ने इसको विरोध किया और पेड़ से चिपक गए, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन कहा जाता है। और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा करते थे। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। देखिए, गठबंधन एक अवसरवादी होता है, एगो अस्थाई होता है, एगो अस्थाई होता है। गठबंधन कभी कोई लालच के लोभ में करते हैं सत्ता में जाने के लिए, कभी गठबंधन करके भी कुछ लोग हट जाते हैं। अतः इससे लोकतंत्र प्रभावित होती है, जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि सरकार चुनने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पार्टी जो होती है गठबंधन में लड़ने के बावजूद भी, जीतने के बावजूद भी हट जाते हैं। तो यह लोकतंत्र को बहुत ही प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। यानी जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, या बौद्ध श्रीलंका है। पाकिस्तान में इस्लाम की दर्जा मिला, श्रीलंका में बौद्ध का दर्जा मिला। लेकिन भारत एक ऐसी देश है जहाँ पर किसी भी धर्म की दर्जा नहीं मिले। यानी हमारे देश में सभी धर्म को बराबर का अधिकार है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक कोई भी धर्म मान सकते हैं, और ऐसे ही राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। कहता है, भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याएं निम्नलिखित है। हमारे यहाँ शिक्षा, लोगों में जागरूकता की कमी है, राजनीतिक जागरूकता, परिवारवाद है, और इसके अलावा भ्रष्टाचारी जब्ती, यह हमारे भारतीय लोकतंत्र की समस्या। कहता है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। हर एक राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए एक साझेदार बनते हैं, और उस साझेदारी के अंतर्गत वो सत्ता में हाजिर होते हैं, और इसी साझेदारी को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। कहता दल बदल कानून क्या है। जब 2 पार्टी एक साथ लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए, इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी के साथ मिले, उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी के साथ मिले, ऐसे ही पार्टी जब एक दूसरे में अदल बदल करती, तैसे ही कानून को हम दल बदल कानून कहते हैं। कहता है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों को बताएं। ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्नलिखित। गांव का विकास करना और प्राकृतिक आपदा में से क्षति हो तो उसकी सहायता करना। गुप्त मतदान क्या है। वैसा मतदान जो किसी भी कैंडिडेट को न बता करके चुपके से अपना मत किसी के नाम डाल सके, जो आपके अंदर मन में, ऐसे मतदान को हम गुप्त मतदान करते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा दे, यानी वैसा दल या वैसा संगठन जो किसी एक उद्देश्य से, सत्ता अपने आप को हासिल करने के उद्देश्य से एक संगठन बनाती है और चुनाव लड़ती है, जो देश के या अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं, ऐसे ही पार्टी को हम राजनीतिक दल कहते हैं। लोकतंत्र से क्या समझते हैं। यानी वैसा शासन जिसमें लोगों की भागीदारी हो, लोगों के द्वारा यह शासन चलाया जा सके, या लोगों के द्वारा प्रतिनिधि जो शासन चलाते, वैसे ही शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। लैंगिक विभेद का अभिप्राय क्या है। हमारे देश में या अदर भी देश में, यानी लिंग के आधार पर भी भेदभाव होते हैं। स्त्री पुरुष, ये काम पुरुष कर सकते, वो काम पुरुष नहीं कर सकते। यहाँ पर इसकी इतनी उपस्थिति होनी चाहिए, यहाँ पर इसकी उपस्थिति इतना नहीं होनी चाहिए।
यही विभेद को हम लैंगिक विभेद करते हैं। यह आपका पॉलिटिकल साइंस का स्क्रीन से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ज्योग्राफी का, और सबसे लास्ट ज्योग्राफी का है। आप देखिए कहता है कि पर्यावरण के लिए वन क्यों आवश्यक है। वन के बिना पर्यावरण संतुलित हो ही नहीं रह सकता, क्योंकि वन मिट्टी की अपरदन को रोकती है, पर्यावरण को बनाए रखती है, पर्यावरण को बनाए रखती है, और साथ में जो भी हमारे अंदर ऑक्सीजन देती है, जलावन देती है, ये जो भी प्रकृति कार्य में पर्यावरण को वृक्ष यानी वन बहुत योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 नकदी फसल और 2 रेशे वाली फसल के नाम बताएं। भारत के 2 नकदी फसल चाय और कॉफ़ी, और रेशे वाली फसल जूट, पटसन, आप कपास भी बोल सकते हैं। खनिज किसे कहते हैं, यानी जो भूगर्भ से निकाला जाए उसको हम खनिज कहते हैं, यानी भूमि के अंदर से। अगला कहता कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। कोयला निम्नलिखित प्रकार यानी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हो। वैसा क्रांति जो किसान अपनी फसल के उत्पादन में असतत वृद्धि करने के लिए करते हैं, वैसे क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। इसी हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं के बीज पर देखने को पड़ा। जब क्रांति के बाद जब एक नई बीज निकली, जब उसको बोया गया तो असतत वृद्धि हुई, ज़्यादा मात्रा में उपज हुई, अतः ऐसे क्रांति को हम हरित क्रांति कहते हैं। वायु परिवहन की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। वायु परिवहन के मुख्यतः 2 विशेषता निम्नलिखित है, क्योंकि वायु परिवहन के लिए हमें किसी भी मार्ग की जरूरत नहीं होती, न स्थल मार्ग की न आपको जल मार्ग की, क्योंकि आसानी से कहीं भी उड़ सकते हैं। दूसरी, गंतव्य समय में कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करती है। कहता भारत के किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम बताएं। चाय, कॉफी। कहता फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। जब किसान खेती करती है, आलू है, मक्का है, गोभी है, बहुत सारे ऐसे फसल है जिसमें किसान खेती करते तो उसकी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वह खत्म हो जाती है, अतः उसका पुनः पूर्ति करने के लिए हम दलहन और तेलहन की खेती करते हैं, जिससे उसमें फिर से उतना उर्वरक शक्ति आ जाती है। अतः इसी प्रकार के बगल बदल के खेती करने की प्रक्रिया को हम फसल चक्रण कहते हैं, जो मृदा संरक्षण में सहायक होती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में मुख्यतः पट्टिकाई कृषि की जाती है, जिसमें फसलों के बीच में एक घास की पट्टी लगाई जाती है, जिसमें फसल की कोई दिक्कत ना हो सके। अगला, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण बहुत अति आवश्यक है, जैसे कोयला या जो भी हो, क्योंकि वायु है, मिट्टी है, इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे ह्रास हो रही है, अतः उसको हमें आवश्यकता के अनुसार यूज करनी चाहिए, जिससे उसकी गुणवत्ता बने रहे और भावी पीढ़ी तक रहे, अतः इसके संरक्षण में आवश्यक है। अगला कहता है सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना, जिस पर सरकार ने 450 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई। अगला, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताइए। यानी वैसा राज्य जहाँ पर जलोढ़ मृदा है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि। ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चन याद कर लेते हैं
तो आसानी से आप मैट्रिक में SST में 80% नंबर ला सकते हैं आप इसी सब एग्जाम। ये जो भी क्वेश्चन आप देखे हैं ये सारे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और एक बार सभी आदमी पूरे के पूरे क्वेश्चन को घर पर बैठ के आसानी से सुनिए, याद कीजिए और दूसरे भी व्यक्ति को सुनाइए जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं मैट्रिक में। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि ये क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे कि नहीं लगे। ओके, थैंक यू।